हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे थे। इकोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर जो था इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उस चैप्टर के बारे में हम लोग समझे थे क्या था नहीं था, किस तरह के था, क्या क्या पढ़ना था, सब हम लोग एक एक करके उसमें समझे थे। इसका अगला चैप्टर जो 13 चैप्टर था और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 14 चैप्टर, मतलब 13 नंबर का जो चैप्टर था वो हम लोग ख़त्म समाप्त कर चुके थे। जो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना था, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 14 चैप्टर है इकोसिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं पारितंत्र। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम। पहले हम लोग समझते हैं कि इकोसिस्टम कौन, मतलब क्या है इकोसिस्टम। तो इसको समझने के लिए बस ऐसे समझते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए इकोसिस्टम के बारे में समझना है तो इकोसिस्टम, सबका इकोसिस्टम क्या होता है अलग अलग। सबका यहाँ पर मतलब है कि जो भी स्पेसीज है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, सबका इकोसिस्टम क्या होता है अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए टेरेस्टेरियल है, टेरेस्टेरियल में भी मान लीजिए डेजर्ट का है या फिर फॉरेस्ट का है या ग्रासलैंड का है, तो सबका अलग अलग इकोसिस्टम है। तो अब मान लीजिए जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक है तो जलीय हाइड्रोफाइट्स है, जल में रहता है, उसका इकोसिस्टम जल है। जो मान लीजिए जंगली जानवर है, उसके लिए इकोसिस्टम क्या है, उसका जो जहाँ रह रहा है, मान लीजिए फॉरेस्ट में जंगल में रहता है वो है। या फिर कुछ ऐसा प्लांट है मान लीजिए, या फिर कोई जीव है जो रेगिस्तान में रहता है तो उसके लिए इकोसिस्टम क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया। जो जल में रह रहा है, मान लीजिए मछली है तो मछली कहाँ जल में रह रहा है तो जल में, जल उनके लिए क्या है इकोसिस्टम है। तो यहाँ समझिए कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई भी जीव जहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है, जहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा है, जहाँ पर वो क्या कर रहा है सर्वाइव कर रहा है, और उसके इर्द गिर्द जो हम लोग चारों तरफ से वातावरण इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं और जहाँ पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो गया इकोसिस्टम हो गया। वो हमारे लिए क्या हो गया इकोसिस्टम हो गया। तो यही है इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम जो है प्रकृति का क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक तरह का यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है एक दूसर से आपस में या फिजिकल इन्वायरमेंट से चारों तरफ से क्या होता है इंटरैक्ट रहता है, एक दूसर से पारस्परिक संबंध बना के रहता है और उसके अंदर अपना जीवन यापन करता है, वही कहलाता है पारितंत्र, इकोसिस्टम कहलाता। तो इकोसिस्टम क्या हुआ समझ में आ गया होगा। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो है पारितंत्र क्या है, जो प्रकृति का मतलब संरचनात्मक या क्रियात्मक बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो जहाँ पर जीव क्या करता है आपस में तथा एक दूसरे से क्या करता है परस्पर संबंध बना के या फिर इन्वायरमेंट से घिरे हुए रहता है और वहाँ पर अपना जीवन यापन करता है, वही कहलाता है इकोसिस्टम कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए थे टेंसले महोदय ने। टेंसले जो साइंटिस्ट है, टेंसले महोदय ने कितना 1935 में 1935 ईस्वी में इसके इकोलॉजी टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराए थे। तो इकोलॉजी क्या है समझ में आया। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जो है इस प्रकृति का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जहाँ पर कोई भी जीव अपना सर्वाइव कर रहा है और एक दूसरे से या इन्वायरमेंट के साथ परस्पर संबंध बनाए रखता है, वही कहलाता है, उसके लिए क्या इकोसिस्टम कहलाता है। तो जैसे हम लोग अब सर्वाइव जहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए गांव में रहते हैं तो गांव हम लोग का क्या हो गया इकोसिस्टम हो गया। वहाँ का जो भूखंड है, लैंडस्केप है, जिस एरिया में हम लोग अपना रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखे हैं, जिस इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द मतलब इन्वायरमेंट के चारों तरफ हम लोग घिरे हुए हैं, वही हमारे लिए क्या है इकोसिस्टम है। समझ में आया इकोसिस्टम क्या है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स है इकोसिस्टम का, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इकोसिस्टम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इकोसिस्टम का जो कैटेगरी है, ये दो तरह के कैटेगरी है। एक तो नेचुरल हो गया और एक क्या आर्टिफिशियल हो जाता है। आर्टिफिशियल
जो नेचुरल क्या है, तो नेचुरल जो नेचर के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है वो नेचुरल इकोसिस्टम होगा, और जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया इकोसिस्टम है उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, कैटेगरी बांटे हैं। इकोसिस्टम है, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो टेरेस्टेरियल होता है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है टेरेस्टेरियल है और दूसरा होता है एक्वेटिक। तो टेरेस्टेरियल में क्या क्या आता है, तो देखिए टेरेस्टेरियल का मतलब हुआ स्थलीय, जो जमीन पर धरती पर रहता है। तो क्या क्या है, सबसे पहला ग्रासलैंड घास का मैदान, कहाँ पर, धरती पर। उसके बाद है फॉरेस्ट जंगल, कहाँ पर, धरती पर। उसके बाद है डेजर्ट रेगिस्तान। ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है जो टेरेस्टेरियल है, धरती पर स्थलीय है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल का इकोसिस्टम टेरेस्टेरियल पर। टेरेस्टेरियल मतलब धरती पर, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया। इसके बाद एक्वेटिक में आते हैं। एक्वेटिक जो होता है ये भी दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, एक है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर और दूसरा है मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। अब देखिए फ्रेश वाटर जो मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ जो पॉन्ड है, पोखरा है, लेक है, झील है, या फिर जो भी नदी है हम लोग के इर्द गिर्द इधर, सब क्या है, सब फ्रेश वाटर है। इस फ्रेश वाटर में जो भी जीव रहता है, अपना सर्वाइव कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, वो एक्वेटिक है। इसके बाद मेराइन वाटर में भी दो तरह के होता है। मेराइन वाटर भी दो तरह के, एक तो हो गया और दूसरा हो गया ओशियन। सी मतलब समुद्र हो गया। जो मेराइन वाटर का मतलब होता है खारा जल, नमकीन जल, खारा जल, नमकीन जल जिसको बोलते हैं। तो एक तो सी में है, समुद्र में है, और दूसरा ओशियन है, महासागर है, वहाँ पर है। तो उसमें जो जीव सर्वाइव करता है, जो मेराइन वाटर में, मतलब जो मेराइन वाटर में सर्वाइव कर रहा है वो भी क्या है, एक्वेटिक है। जो फ्रेश वाटर में कर रहा है वो भी एक्वेटिक, और एक्वेटिक क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। इधर देखिए, इधर भी वही बात है, नेचुरल इकोसिस्टम का टेरेस्टेरियल में ग्रासलैंड है और फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। तो ये सब इकोसिस्टम सबका अपना अपना है। अब कोई जीव ऐसा है जो क्या कर रहा है, कोई नदी में रह रहा है, तो नदी उस जीव के लिए क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। जैसे छोटा सा मछली है, वो मछली पोखरा में रह रहा है, पॉन्ड में, तालाब में रहता है, तो उस मछली के लिए वो पोखरा तालाब क्या हो गया, उसके लिए वो इकोसिस्टम। मतलब इतना ही समझिए कि इकोसिस्टम के मतलब होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वही हमारे लिए क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। देखिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले क्रॉपलैंड, फसल का मैदान, जो फसल मैदान जहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, या फिर धान जहाँ लगाते हैं, गेहूँ बोते हैं, मकई, बहुत सारा जो फसल हम लोग उपजाते हैं, क्योंकि हम लोग के द्वारा उपजाया जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल में हो गया। उसके बाद है गार्डन भी क्या है, गार्डन जो होता है बगीचा हम लोग के द्वारा लगाया जाता है। पार्क है, हो गया पार्क। एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम हो गया। तो ये सब क्या है, एक्वेरियम जो हम लोग जानते हैं, एक्वेरियम का मतलब होता है जो छोटा छोटा बॉक्स बना के पानी उसमें डाल के छोटा छोटा मछली सब हम लोग क्या करते हैं उसमें पालते रहते हैं, वो एक्वेरियम हो गया। तो इस तरह से सब अलग अलग है, इकोसिस्टम सबका अलग अलग है। तो इकोसिस्टम दो तरह के होता है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम भी दो तरह के, टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्टेरियल का मतलब होता है स्थलीय और एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय।
तो टेरेस्टेरियल में क्या क्या आ जाएगा, ग्रासलैंड आ गया, फॉरेस्ट आ गया, डेजर्ट आ गया, ये सब किस में आता है, नेचुरल इकोसिस्टम के टेरेस्टेरियल में आता है। और इधर देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में दो तरह का एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, फ्रेश वाटर है और मेराइन वाटर है। और फ्रेश वाटर तो हो गया कि जो भी हम लोग के यहाँ तालाब है, पोखरा है, झील है, तो इसमें जो जीव सर्वाइव कर रहा है वो पानी जो है क्या है, फ्रेश वाटर है। और जो भी मेराइन वाटर का मतलब होता है नमकीन जल या खारा जल जिसको बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, समुद्र में या महासागर में होता है। तो इसमें जो जीव पाया जाता है एक्वेटिक हो गया। तो ये मतलब है कि इकोसिस्टम कितने तरह का होता है, कौन कौन हो सकता है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग ये ढांचा के बारे में हम लोग समझे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि मतलब इकोसिस्टम में मतलब कितना कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम में, तो कंपोनेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको राइट डाउन जल्दी से कर लीजिए या फिर पॉज करके कर लीजिएगा, आगे हम इसको मिटा के पढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। चलिए ये था इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का टाइप्स था, इकोसिस्टम कितने तरह का होता है, कौन कौन इकोसिस्टम है, कहाँ पर कौन जीव सरवाइव करता है, तो ये हो गया इकोसिस्टम। अब हम लोग इकोसिस्टम का कंपोनेंट पढ़ते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम में रहता है। चलिए इकोसिस्टम का कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं। इकोसिस्टम का कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, ये इकोसिस्टम का भी दो कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट, इकोसिस्टम में कितना कंपोनेंट बना होता है, इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, तो देखिए दो तरह के कंपोनेंट होता है किसमें, इकोसिस्टम में, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। ऐसे भी कोई पूछता है भाई कि हम लोग जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, जहां हम लोग का इकोसिस्टम है, जहां पर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने चीज़ से घिरे हुए हैं, तो ऐसे सिंपल में मोटा मोटी अगर बोल दे तो कितना, दो चीज़ से घिरे हुए हैं, एक तो बायोटिक से और दूसरा एबायोटिक से। मतलब हो गया कि दुनिया में दो ही चीज़ है, एक तो सजीव और दूसरा क्या, निर्जीव। तो हम लोग का जहाँ भी चाहे कोई भी जीव जहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पर उसके लिए इकोसिस्टम कितना कंपोनेंट कितना है, दो कंपोनेंट है, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है। इसमें भी अगर एबायोटिक कंपोनेंट है तो उसमें दो तरह के कंपोनेंट होगा, एक होगा ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट और दूसरा होगा हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट। दो तरह के कंपोनेंट, कौन कौन, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट। अब देखिए अगर ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होगा तो जितने भी प्लांट्स होंगे सब के सब प्लांट्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है भोजन के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने भी प्लांट्स है या ग्रीन प्लांट्स हम लोग बोलते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे क्या है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में रखते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन कौन है, तो हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट है जितने भी एनिमल्स है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब के सब क्या है, सब के सब हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट है। तो
बायोटिक कंपोनेंट में दो तरह के कंपोनेंट हम लोग देखें, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट है। तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, प्लांट है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जितने भी एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबके सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग, ये था कहानी किसका, बायोटिक कंपोनेंट की कहानी थी। आगे हम लोग अब समझ रहे हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। तो देखिए ए बायोटिक कंपोनेंट जो हम लोग जो 13 नंबर चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें भी देखे थे, उसमें फैक्टर के रूप में हम लोग पढ़े थे ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर। इसी तरह से यहाँ कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ए बायोटिक में क्या क्या आता है। ए बायोटिक में मेन रूप से यहाँ आता है एयर हो गया, वाटर हो गया, एयर, वाटर और सॉइल हो गया, ये सब आता है किसमें, ए बायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पर आता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट मिलता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, मतलब जैवीय, सजीव और निर्जीव कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट भी दो तरह के, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में आता है जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, बनाता है। तो इसमें क्या आता है, पेड़ पौधे आता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब क्या है, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है। और हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट में कौन कौन आता है, जितने भी एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट होता है। और एबायोटिक कंपोनेंट में एयर, वाटर और सॉइल है। तो ये था इकोसिस्टम की कहानी। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं, इकोसिस्टम में कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, और कंपोनेंट में भी कौन कौन होता है, ये सारी बातें हम लोग अभी तक समझे। अब इसके आगे हम लोग इकोसिस्टम का फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या क्या है उसमें, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मिटाते हैं, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो कार्य है वो कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्य क्या क्या करता है, इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शन होता है। हेडिंग लगाते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का कार्य। तो देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है, चार तरह के होता है। पहला प्रोडक्टिविटी, पहला है प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन को हम लोग कहते हैं अपघटन। और तीसरी बात हम लोग को पढ़ना है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह के बारे में। और चौथा हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब हो गया पोषक चक्र, पोषक चक्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हम लोग पढ़े, तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में चार तरह का इसका मुख्य फंक्शन है। चार तरह के फंक्शन कौन कौन है, तो प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, उसके बाद एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइकिल है। तो ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, फिर आगे पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, और उसके बाद एनर्जी फ्लो, और लास्ट पॉइंट होगा हम लोग का न्यूट्रिएंट साइकिल। तो पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है। हेडिंग लगाइए प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। तो देखिए
इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में सबसे पहले उत्पादकता होता है। उत्पादकता का मतलब है कि उत्पन्न करने वाला, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उत्पन्न कर रहा होगा। क्या उत्पन्न करेगा? एनर्जी बनाएगा। तो एनर्जी किस रूप में बनाता है? तो हम लोग खाते हैं, भोजन के रूप में बनाता है, तो वही उत्पादकता हो गया। समझ में आ गया होगा कि मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं सब के सब क्या होगा? प्रोडक्टिविटी होगा, उत्पादन करने वाला होगा। तो हेडिंग हम लोग लगाते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या है? तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। The rate of synthesis of energy containing organic matter और organic matter of biomass in per unit area in per unit time is called productivity. तो समझ में आया प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्रोडक्टिविटी है एनर्जी या ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का क्या करना? सिंथेसिस करना। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, बहुत बड़ी बात है। पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए 1 बीघा के प्लॉट है, क्या है? 1 बीघा का प्लॉट है और उसमें पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, अब इसमें टाइम भी फिक्स कर देते हैं। अब मान लीजिए 1 साल का टाइम लगाए, मतलब 1 बीघा में 1 साल में जितना उत्पादन होगा वही कहलाएगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? समझ में आया कि अब हम पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में जितना उत्पादन होगा, जितना सिंथेसिस होगा एनर्जी का या ऑर्गेनिक मैटर का या बायोमास का, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या है? प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी समझ में आया। या हम इसको अब मान लीजिए छोटा कर दे, अब मान लीजिए 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा में 1 महीना में, चूंकि पर यूनिट टाइम, ऐसे पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया इसीलिए यूनिट करके हम ले रहे हैं। 1 कट्ठा में 1 महीना में जितना उत्पादक होगा, जितना उत्पादन होगा एनर्जी या ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का, तो वही कहलाएगा प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसका हम लोग किस तरह से इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो मेजर करते हैं 2 यूनिट है, एक एनर्जी के वेट के रूप में और दूसरा एनर्जी के रूप में। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं किस तरह से? मेजर करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये करते हैं किस में? इन वेट में। अगर वेट में पूछता है तो वेट में इस तरह से लिखेंगे ग्राम। किस तरह से अगर पूछ देता है कि प्रोडक्टिविटी का मेजर हम लोग वेट में कैसे करेंगे, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पर वर्ष, तो इसको वेट में करेंगे। अगर यही एनर्जी के रूप में पूछ देता है तो एनर्जी के रूप में लिखते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर ईयर। इस केस में किन फॉर्म में? इन एनर्जी में, एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी के फॉर्म में अगर पूछे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और अगर वेट के फॉर्म में पूछे तो ग्राम
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसको मेजर हम लोग करते हैं, किसको, प्रोडक्टिविटी को इस तरह से मेजर करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या हुआ समझ में आया, पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में जितना उत्पादक होगा वही उत्पादकता कहलाएगा। और इसको हम लोग वेट में कैसे मेजर करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एरिया पर ईयर। और उसके बाद है एनर्जी में कैसे इसको एनर्जी के रूप में कैसे इसको मेजर करेंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ये जो होता है दो तरह के होता है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी लिखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ये दो तरह के होता है। देखिए यहीं लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ, हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये जो होता है प्रोडक्टिविटी का प्रकार दो प्रकार के होता है। इट इज टू टाइप्स, दो प्रकार के होता है। पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी हो गया प्राथमिक उत्पादकता, इसको बोलेंगे प्राथमिक उत्पादकता। और दूसरा क्या है, दूसरा है सेकेंडरी, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता। कहीं किसी को कोई दिक्कत। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी दो तरह के होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी द्वितीयक उत्पादकता। यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके बाद फिर सेकेंडरी पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ तक लिख लेते, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखिए, पहला हेडिंग लगाइए, हेडिंग क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो हेडिंग लगाइए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। लिखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राथमिक उत्पादकता, इसका भी पहले लिख लेते हैं हम लोग कुछ। लिखिए, द रेट ऑफ synthesis of energy containing organic matter in per unit area in per unit time by producer, ब्रैकेट में लिख लेना है, प्लांट्स, प्रोड्यूसर प्लांट्स ड्यूरिंग, किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is called primary प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि पेड़ पौधा के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधा के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बनता है
तो ये जो बन रहा है, जितना मात्रा में बन रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। कि क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। मतलब जब क्या होगा, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में जितना ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस करेगा, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, समझ में आ रहा है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि पेड़ पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण में जो जितना प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितना पेड़ पौधा एनर्जी का क्या करता है, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में जितना उत्पादन करता है, वही इसका क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ये भी दो तरह के होता है, लिख देते। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, दो तरह के होता है। पहला एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, पहला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, और इसको बोलते हैं नेट है मतलब शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। समझ में आ रहा है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब हो गया कि कोई भी जो पेड़ पौधा है, वो पेड़ पौधा पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में जितना एनर्जी, जितना ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो तरह के, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, पहले ये इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी में लिख देते हैं यहीं पर, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं जीपीपी। क्या बोलते हैं? जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जी फॉर ग्रॉस, पीपी है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे। लिखिए, द सिंथेसिस ऑफ टोटल एनर्जी containing organic material, that is food in plants by photosynthesis and also stored is called क्या? जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए इसमें क्या हम लिखे हैं कि द सिंथेसिस ऑफ टोटल एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल या फूड इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो स्टोर इज कॉल्ड क्या? जीपीपी। मतलब हो गया कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना कार्बनिक
पदार्थ या भोज्य पदार्थ बनाता है और उसको स्टोर करके रखता है, वही कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? तो कोई भी जो इसमें चूंकि हम लोग प्लांट के बारे में देख रहे हैं, तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल या फूड सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है या बनाता है, वही इसके लिए क्या कहलाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। मतलब जितना उत्पादन किया, जितना क्या करेगा, उत्पादन करेगा, उसको बोलेंगे क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जितना उत्पादन कर रहा है, क्या ये पूरा का पूरा स्टोर करेगा? पूरा का पूरा स्टोर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि और कुछ एनर्जी कहाँ खपत हो जाता है, जैसे रिस्पायरेशन कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है, या फिर इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि रिस्पायरेशन के दौरान, या फिर रिप्रोडक्शन के दौरान, या फिर कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी का खपत हो जाता है, और तब जाकर के जो शेष बचता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। मतलब हो गया कि जितना कुल उत्पादन जितना हो रहा है उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो खा पी करके बच जाएगा और बचने के बाद जो स्टोर करके रखेगा उसको बोलेंगे क्या, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहले समझे क्या होता है, उसके बाद ये दो तरह के ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें ग्रॉस हम लोग समझे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, जितना उत्पादन किया उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसमें से जितना खपत करके फिर जो बचा उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो लिख लेते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको भी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये सब कई बार पूछ चुका है और पूछते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। हेडिंग लगाइए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको क्या लिखेंगे, NPP लिखेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP लिखते हैं इसको। लिखिए आगे, द remaining energy containing organic material that is storage food, that is storage food in plant is called NPP। NPP क्या कहते हैं, NPP, या इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं GPP losses some energy during respiration, growth, metabolic activities, development, so remaining storage material is called NPP। तो समझ में आ रहा है।
मतलब क्या लिखें, क्या देखिए यहाँ लिखे हैं कि द रिमेनिंग एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो शेष बचा है उस ऑर्गेनिक मटेरियल को या स्टोरेज फूड को कहेंगे क्या, एनपीपी कहेंगे। तो ये कैसे रिमेनिंग बचेगा, तो बचेगा कहाँ पर, लॉस हो जाता है एनर्जी का, तो लॉस होता है जिसमें जितना जीपीपी पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी हो रहा है उसमें एनर्जी लॉस कहाँ पर होता है, तो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन में, ग्रोथ में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, डेवलपमेंट में, इस सब में क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। और लॉस होने के बाद जो एनर्जी बच रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे एनपीपी कहेंगे। मतलब बात वही हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, अब खेत में मान लीजिए गेहूँ उपजाए, गेहूँ उपजा के लाते हैं और लाने के बाद जब सारा का सारा प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद जो गेहूँ हम लोग लाते हैं तो गेहूँ जो बनता है वो गेहूँ को क्या करते हैं, जितना हम लोग साल भर में खाएंगे उसको अलग रख लेते हैं और जितना मान लीजिए जितना बच गया उसको अलग रख लेते हैं। तो अलग जो रखे, जितना पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी उत्पादन करके हम लाए थे वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। अब जितना हम लोग साल भर में खाएंगे उसको अलग करके रख लिया और तब जा करके जो बचा वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो अगर इसको बोलेगा निकालने के लिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि जितना उपजाऊ हुआ था, जितना उत्पादन हुआ था उसमें से जितना हम लोग खा पी लेंगे और तब जा कर के जो शेष बचेगा वही कहलाएगा क्या, वही कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब हो गया कि मान लीजिए जितना हम लोग पहले ऐसे देख, जितना पहले उत्पादन हुआ था तो उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी बोलते हैं। अब इतना उत्पादन हुआ उसमें से हम लोग को खा पी लिए और खा पी के मतलब रिस्पायरेशन के दौरान जो भी हम लोग एनर्जी लेते हैं खा पी लिए और खाने पीने के बाद जितना बचेगा वही क्या कहलाएगा, एनपीपी कहलाएगा। मतलब समझ में आ रहा है। एनपीपी क्या कैसे निकालेंगे, तो जितना उत्पादन हुआ उतना में से जितना हम लोग खा लिए उसको घटा देंगे तो क्या निकलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकलेगा। तो यही था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अगला, चूँकि प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी में दो तरह के प्रोडक्टिविटी देखे थे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में भी लिखना है, थोड़ा सा लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। द रेट ऑफ synthesis of organic material in consumer from net प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ लिख लेते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगा हमेशा इन each trophic level of secondary productivity सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो कुछ समझ में आ रहा है। तो उपभोक्ताओं
के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन या अधिकांश भाग शोषण लेने में जो खपत हो जाता है वही कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखिए इसको हम लोग सिंपल से समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जितना हम यूज कर लेते हैं उसको घटा देंगे तो हमको मिलेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का भी यूज करके जितना हमको शेष बचेगा ना वही कहलाएगा क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का भी यूज करके जो हमको शेष बचेगा, जो कंज्यूमर के द्वारा बचेगा, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। और जानते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगा हमेशा डिक्रीज करेगा ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक से मान लीजिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉफिक क्या होता है ट्रॉफिक लेवल वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ट्रॉफिक लेवल का मतलब तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इस तरह से जैसे जैसे जाएगा एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो समझ में आ गया होगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से भी जो यूज करके बचता है वही कहलाता है क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्ट जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो ट्रॉफिक लेवल के अनुसार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। चूँकि हम लोग को इसमें फंक्शन पढ़े और फंक्शन में 4 तरह के पढ़ना था। एक तो प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, दूसरा डिकम्पोजर के बारे में या डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है, तीसरा एनर्जी फ्लो था, और चौथा हम लोग को पढ़ना है क्या, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ना है। उसमें से पहला टॉपिक जो था प्रोडक्टिविटी हम लोग का कंप्लीट हो गया। प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन हेडिंग लगाइए, डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है क्या, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन। अपघटन का मतलब हुआ कि ऐसे भी हम लोग समझते हैं कि अभी क्या है, अगर मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अगर डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजर नहीं होता तब क्या होता, समझते हैं तब क्या होता, तब वही होता जो मंजूर खुदा होता। मतलब यहाँ अगर डिकम्पोजर नहीं होता तो हम लोग के जो धरती पर लाशों का ढेर रहता, मतलब लाश पर होकर के गुजरना पड़ता, इतना लाश रहता। अब कहिएगा ये कैसे हो जाता है, तो सोच सकते हैं अब मान लीजिए घर में चूहा मर जाता है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद अगर वहाँ पर 2-3 दिन के बाद जाइए देखने तो वहाँ पर चूहा नहीं रहता है। चूहा कहाँ, मिट्टी में मिल गया रहता है। कैसे मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जो इसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, अपघटन कर दिया और मिट्टी में मिला दिया। यही ना सबसे बड़ी बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डिकम्पोजर नहीं होता, हम लोग के इस धरती पर डिकम्पोजर नहीं होता तो क्या होता, डिकम्पोजर अगर नहीं होता तो अब लाशों का ढेर रहता, लाश पर से गुजरना पड़ता। हर जगह कोई चीज़ मर जाता है, फेंक देते हैं, 4 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। अगर डिकम्पोजर नहीं होता तो वैसे का वैसे रहता, इस तरह से बढ़ते जाता। चलिए समझ में आ गया होगा डिकम्पोजर। हेडिंग लगाइए डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपघटन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपघटन है। डिकम्पोजर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ chemical breakdown of organic remains with
the remains with the help of microorganism called decomposition, is called decomposition या इसको डिकम्पोजर भी कहते हैं। इज कॉल्ड, ऐसे लिखते हैं, इज कॉल्ड डिकम्पोजर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, इज कॉल्ड क्या, डिकम्पोजिशन। तो देखिए डिकम्पोजिशन क्या है, ऐसा मतलब फिजिकल या केमिकल ब्रेकडाउन है जिसमें कौन इन्वॉल्व मदद करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो ऐसे अगर सिंपल से वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं कि डिकम्पोजर या डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मतलब जिसमें मरे हुए पदार्थों का या फिर अपघटकों द्वारा पेड़ पौधा ये के जो पेड़ पौधा या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं उसके मृतक शरीर को डिकम्पोज कर देता है, मतलब अपघटन कर देता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में ला देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन समझ में आया। डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन होता है मतलब जो मृतक जो भी पेड़ पौधा है, प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, उसको क्या करता है, सड़ा गला करके मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में ला देता है, वही कहलाता है क्या, डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो डिकम्पोजिशन समझ में आया। तो डिकम्पोजिशन जो होता है इसका प्रोसेस होता है, 3 तरह का प्रोसेस होता है, यहीं पर लिख देते हैं थोड़ा सा। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन देखिए 3 तरह का होता है। एक तो होगा फ्रैगमेंटेशन, दूसरा होता है इसका कैटाबोलिज्म, और तीसरा जो होता है ये होता है लीचिंग। 3 तरह का, फ्रैगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म और लीचिंग। तो देखिए फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में होता है इसमें जो डेट्रीवोरस होता है, डेट्रीवोरस कहने का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमस या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैसा डेट्रिटस को खाता है, डेट्रिटस का मतलब हो गया जो सड़े गले पदार्थों को खाता है या उसको तोड़ करके सिंपल से कम्प्लेक्स से क्या बनाता है, सिंपल बनाता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन करना। जैसे इसमें आता है आपका मान लीजिए अर्थवर्म आ गया, अर्थवर्म भी क्या करता है, तोड़ता है, अर्थवर्म आ गया, या फिर बीटल्स आ गया, इस तरह से ये सब क्या करता है, ये सब जो भी मान लीजिए पेड़ पौधा से जो पत्ता गिरता है, पत्ता को खा पी के क्या करता है, इसको मतलब जटिल से क्या बना देता है, सरल बना देता है, कॉम्प्लेक्स से क्या बना देता है, सिंपल बना देता है। तो इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, तोड़ करके बना देता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है, इसमें जो एग्जाम्पल है जितने भी बैक्टीरिया है, लगभग सभी बैक्टीरिया है या फंजाई है, ये कैटाबोलिज्म करता है। जितने भी बैक्टीरिया है, फंजाई, जैसे अब अभी एग्जांपल दिए थे कि अगर चूहा है, चूहा मर गया, फेंक दिए हम लोग, और फेंकने के बाद चूहा से जो बचा इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म, जो इसको डिकम्पोज कर लेता है। और लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस में जो होता है, लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें जो सड़ा गला करके जो सड़ता गलता है, और सड़ने गलने के बाद जो इसमें मिनरल्स होगा, वो मिनरल्स कहाँ चल जाएगा, मिनरल्स अंडरग्राउंड होगा, मतलब डीपर लेयर में चल जाएगा,
डीपर लेयर में नीचे बैठ जाता है और जो ऊपर का ह्यूमस वाला पार्ट होगा वो कहाँ बच जाता है, ऊपर में बच जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें जो होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस का इसमें फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस का इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ह्यूमस इसमें बनता है और ह्यूमस जो होता है हम लोग मिट्टी के लिए काफ़ी क्या होता है, फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, उपजाऊ होता है। तो इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजर में आ गया, 3 तरह के, फ्रैगमेंटेशन है, कैटाबॉलिज्म है, लीचिंग है। इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो ये था हम लोग का डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर छोटा सा था, डिकम्पोजर हम लोग समझ लिए। डिकम्पोजर के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से हम लोग को मतलब जो 4 तरह के था फंक्शन ऑफ इकोलॉजी का, पहला था प्रोडक्टिविटी और दूसरा डिकम्पोजर और तीसरा था एनर्जी फ्लो और चौथा था न्यूट्रिएंट साइकिल। उसमें हम लोग 2 पढ़ लिए। 2 कौन कौन पढ़े समझ में आ गया होगा। पहला तो हम लोग पढ़े प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका कितना टाइप्स है, क्या है नहीं, ये सब हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर डिकम्पोजर या डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज के क्लास में रहने देते हैं इतना ही। गुड डे, गुड बाय।